बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनसे इस बात पर सवालिया निशान पैदा हो जाता है कि हमारी पार्लियामान कितनी सुप्रीम है भी कि नहीं। जब इस पार्लियामान के नुमाइंदों को आईने पाकिस्तान की रूह से उसके मुताबिक मुल्क चलाना है, तो फिर मुल्क में बसने वाले तमाम शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाना इस पार्लियामान का काम है। अगर ये लोग खुद महफूज नहीं होंगे तो क्या होगा? साहिबजादा हामिद रजा के साथ क्या हुआ है? साहिबजादा हामिद रजा ने यह बताया ट्विटर पे आकर कि मैं गुज़श्ता 5 रोज से इस्लामाबाद में नहीं था। अफसोस कि आपको मेरी गैर मौजूदगी की वजह से पार्लियामेंट लॉजेस में मेरे बेडरूम तक पहुंचने के लिए खिड़कियों के लॉक तोड़कर अंदर आना पड़ा। और फिर वो आगे कहते हैं, मेरे लाइसेंसी असलहा और दीगर अशिया को बिल्कुल नहीं छुआ गया। इस पर आपका शुक्रिया। अगर कोई आलात लगा कर गए हैं तो वो भी मैं चेक करवा रहा हूं। यानी अगर कुछ बग करना है, रिकॉर्डिंग करनी है, तो वो कहते हैं वो भी मैं चेक करवा रहा हूं। मगर जो खून के छींटे पूरे बेडरूम में छोड़ कर गए हैं किसी खास पैगाम के लिए, तो फिर मेरा जवाब ले लें, खून का बदला खून ही होगा। खून का बदला खून ही होगा। मेरे वारिस इतने तगड़े जरूर हैं कि अगर बात यहां तक पहुंची तो जवाब दे लेंगे। मैं इमरान खान के साथ था, साथ हूं और साथ खड़ा रहूंगा। जिंदगी मौत का मालिक मेरा सोहना रब है। यह साहिबजादा हामिद रजा साहब ने कहा कि उनके कमरे के साथ हुआ, उनके पार्लियामेंट लॉजेस में बेडरूम के साथ हुआ। और ये पार्लियामेंट लॉजेस हैं, हमारी पार्लियामान में आने वालों के, अवामी वोट से आने वालों के रहने की जगह। यहां पर हमारी पार्लियामान की सुप्रीमेसी यह है कि कोई, जिनको वो कहते हैं अगर आप मेरी गैर मौजूदगी में, वो अंदर दाखिल होगा और अंदर दाखिल होकर पैगाम देगा खून के छींटे बिखेर कर कि वो क्या बताना चाहता है। अगर ये धमकी है तो कितनी खौफनाक धमकी है एक पार्लियामेंटेरियन को। और ये पहला मौका नहीं है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि पार्लियामान के अंदर लोग अंदर आए और अंदर आकर वहां से वो बंदे गिरफ्तार करके ले गए और पार्लियामान कुछ नहीं कर सकी। वो पार्लियामान जो आपकी मेरी हिफाजत की जिम्मेदार है, वो पार्लियामान अपने नुमाइंदों के लिए कुछ भी नहीं कर सकी। यहां साहिबजादा हामिद रजा जो बता रहे हैं वो बहुत सीरियस मैटर है, लेकिन इस सीरियस मैटर में भी हम देख रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। अभी जब 26वीं आईनी तरमीम का मामला था तो बार बार नामालूम अफराद की गाड़ियां पार्लियामेंट लॉजेस के पिछले दरवाजे से, पार्लियामान के पिछले दरवाजे से आती थीं। लोगों को लाया ले जाया जाता था और ऐवान में पहुंचाया जाता था। यह हमारे सामने सब कुछ हुआ है, कैमरों ने दिखाया है ऐसे मनाजिर को। अख्तर मेंगल साहब की जमात के रुकन के साथ जो हुआ वो पूरे पाकिस्तान ने देखा था। तो ये हमारे सामने की चीजें हैं। यही पार्लियामान जो है वो सुप्रीमेसी का दावा करती है। कितना सच्चा है ये दावा, कितना भरपूर है, आप देख लीजिए। इमरान खान के साथियों को पैगाम दिया जा रहा है खून के छींटे गिराकर। ये पैगाम जो है वो दीगर जगहों तक पहुंचा है और ये पैगाम बहुत सीरियस है। यही बात उमर अयूब साहब बार बार कहते हैं, एजेंसीज का नाम लेकर करते हैं। और आज हमने देखा कि इस पार्लियामान का पहला पार्लियामानी साल मुकम्मल होने पर आसिफ अली जरदारी साहब ने खिताब किया। साल मुकम्मल होने पर खिताब उनका पार्लियामानी रिवायत के मुताबिक था, लेकिन जरदारी साहब के लिए खिताब करना मुश्किल हो रहा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले उनके लिए बड़ी टफ सूरत हाल पैदा कर रहे थे। आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने खिताब में जो बातें की उसमें जरदारी साहब ये कहने लगे कि जमहूरियत में कुछ लेने और कुछ देने की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि इस ऐवान को अपनी जिम्मेदारियों को संजीदगी से लेना चाहिए। यह ऐवान गवर्नेंस, खिदमात की फराहमी के नताइज को असर-ए-नौ तरतीब देने में अपना किरदार अदा करे। वजारतों को भी अपने विजन और मकासद को असर-ए-नौ मुतय्यन करने की ज़रूरत है। वजारतें इदराक करें कि अवाम को दरपेश अहम मसाइल को एक मुकर्ररा मुद्दत में हल करना होगा। जमहूरी इदारों पर अवामी एतमाद बहाल करने के लिए ठोस फवाइद पहुंचाने की ज़रूरत है। जमहूरियत में कुछ लेने कुछ देने की ज़रूरत होती है, जैसे वोट की इज्जत दे दो और उसके बाद हुक्मरानी ले लो। ये हमने इन लोगों को करते हुए देखा है। उसके बाद अपना जो इख्तियार है वो दे दो और ओहदा सदारत ले लो। अपनी जो सियासी स्टैंडिंग है, पोजीशन है, मुखालिफत है, वो दे दो और उसके बाद एल्फी के जरिए ये जोड़ कबूल कर लो। ये हमने इन लोगों को देखा है। जरदारी साहब जमहूरियत की बात कर रहे हैं।
آصف علی زرداری صاحب مفاہمت کے چیمپئن کہلاتے ہیں. اس اجلاس سے غالباً 8ویں بار آصف علی زرداری صاحب خطاب کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی صدر پاکستان رہ چکے ہیں. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی والے ہیں, نون لیگ والے ہیں, ایم کیو ایم والے ہیں, اے این پی والے ہیں, باپ پارٹی والے ہیں, باپ پارٹی, جمہوریت اور بلوچستان کے سیاستدانوں کو ملا کر بنائی گئی باپ پارٹی, اس کے جو لوگ ہیں, اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جمہوریت کی. کون سی جمہوریت؟ وہ جمہوریت جس میں ابھی جو بی بی سی کی خوبصورت سی گرافکس دیکھ رہے ہیں, اس میں فضل الرحمان صاحب نے جو پی ڈی ایم کے سربراہ تھے اعتراف کیا کہ جنرل باجوہ کے کہنے پر تحریک عدم اعتماد لائی گئی. وہ جمہوریت جس میں عمران خان کی حکومت آتے ہی ان لوگوں نے ایسے داؤ پیچ لڑائے کہ جنرل باجوہ کے سسر کے گھر پہ یہ کہا گیا کہ پہلے اپریل میں ہم سے لے لو پنجاب اور دسمبر میں ہم سے لے لو مرکز. یعنی کہ ایک شخص جو پہلی بار حکومت میں آیا تھا, اسٹیبلشمنٹ اسے گرانے کے لیے اس وقت تیار تھی صرف 8.5 مہینے کے اندر. کون سی جمہوریت جس میں 2 صوبوں کے انتخابات ہونا تھے اور عدالت 14 مئی کی ڈیٹ دے کر بیٹھ گئی تھی, تو پھر ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم سپریم کورٹ پہنچے تھے. وہ جمہوریت. کون سی جمہوریت جس میں 2 صوبوں میں انتخابات مقررہ مدت کے اندر نہیں ہوئے؟ کون سی جمہوریت جس میں مرکز میں انتخابات مقررہ مدت کے اندر نہیں ہوئے؟ غیر آئینی غیر قانونی حکومتیں 6 مہینے تک چلیں. کون سی جمہوریت؟ 2 صوبوں میں سال پلس غیر قانونی غیر آئینی حکومتیں چلیں. آئین میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے, لیکن یہ ہمارے ہاں چلوایا گیا. کون سی جمہوریت جس میں انتخابات کے نام پر یہ مذاق ہوا, جس میں ہم نے ماؤں سے, بہنوں سے, بیٹیوں سے کاغذات چھینتے ہوئے دیکھا, آر او کے دفاتر میں کاغذات چھینتے ہوئے دیکھا, لوگوں کو گھروں سے اٹھتے ہوئے دیکھا, ان کے بچوں کو اٹھتے ہوئے دیکھا. وہ جمہوریت جس میں انتخابات کو اتنا بڑا مذاق بنا دیا گیا. وہ جمہوریت جس میں جب انتخابات ہوئے تو ایسے ہوئے کہ انٹرنیٹ بند, موبائل فون بند, پورا ملک بند, اور پھر اس کے بعد ایک جماعت سے انتخابی نشان چھین لیا گیا تھا, بندے چھین لیے گئے تھے, اور لوگ چن چن کے ووٹ دے رہے تھے. لوگ چن چن کے مار رہے تھے ٹھپا ان نشانوں پر جو ان کے اس امیدوار کے کہ جس کو وہ ووٹ دینا چاہتے تھے وہ نشان نہیں تھے, وہ تو بلے کے نشان پر ووٹ دینا چاہتے تھے. لیکن پھر ایک شخص نے عدالت میں بیٹھ کر ان سے وہ انتخابی نشان چھین لیا تھا, کیونکہ وہ حدیبیہ کا فیصلہ کرنے والا جج تھا, اس کی ہمدردیاں کہیں اور موجود تھیں. وہ جمہوریت جس میں مینڈیٹ چوری ہوا, رات 3 بجے 3 بار کے سابق وزیر اعظم کا آر او چینج کر دیا گیا, اور وہ جیل میں بیٹھی ہوئی خاتون سے انتخاب ہارنے کے بعد 313 کو 1313 کروا کے جیت گیا. وہ جمہوریت جہاں اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے پارلیمان میں موجود ہیں, کوئی محسن ہے, کوئی واؤڈا ہے, کوئی کاکڑ ہے. اور پھر وہ جمہوریت جس میں کابینہ میں توسیع ہوئی ہے تو خٹک کابینہ میں آیا ہے, اور وہ خٹک جس کے بارے میں نون لیگ کے اپنے نمائندے کہتے ہیں یہ ہمارے قائد کی بیٹی کو گالیاں دیتا تھا, وہ ان کے ساتھ لا کر بٹھا دیا گیا ہے غیر جمہوری طاقتوں کی جانب سے. اور کون سی جمہوریت؟ آج بھی جب پارلیمان کا مشترکہ اجلاس تھا تو پارلیمان کے مشترکہ اجلاس کے موقع پر اعجاز چودھری نہیں تھے, ایم این اے غیاث وہاں پر نہیں تھے. وہ جمہوریت کہ جس میں یہ ایوان نامکمل ہے, وہ جمہوریت جس میں ابھی ثانیہ نشتر نے استعفیٰ دیا ہے, منظور ہو گیا ہے, کب ہوگا انتخاب نہیں پتا. وہ جمہوریت جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ غیر جمہوری طاقتیں کہتی ہیں, ان کے نمائندے صحافی کہتے ہیں نہیں مانا جائے گا اور نہیں مانا جاتا. ہم اس جمہوریت کی بات کر رہے ہیں, صدر پاکستان اس جمہوریت میں آ کر خطاب کر رہے ہیں, اس جمہوریت میں پی آئی بی کی, بہادر آباد کی, اور اس کے بعد پاکستان ہاؤس کی 3 جماعتوں کو ملا کر ایک ملغوبہ بنا دیا جاتا ہے, اور پھر ان کو مرکز میں وزارتیں بھی دے دی جاتی ہیں. وہ جمہوریت, ہم اس جمہوریت کی اس وقت بات کر رہے ہیں جس میں عدت کا کیس چلایا جاتا ہے, اور صدر مملکت اسی جمہوریت کی وکالت آج ایوان میں کھڑے ہو کر رہے تھے. اس کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ آج بھی انہوں نے کچھ گفتگو کی کہ بدتمیز پارٹی ہے, ان کی مدت پوری ہو چکی ہے, یہ خود اپنی موت آپ مر جائیں گے ٹائپ کی باتیں مریم نواز شریف صاحبہ کر رہی تھیں. یہ وہ ہیں جنہوں نے کہا تھا وہ راستہ مجھے آتا ہے, اور اب پورا پاکستان ان کو اس راستے پر چلتے ہوئے دیکھ رہا ہے. ان کے نام جیل سے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے ہمت کی, استقامت کی تصویر بن کر خط لکھا ہے اور کہا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب فارم 47 حکومت کا سینئر میڈیکل اساتذہ کے ساتھ تحقیر آمیز رویہ اور ان کی عوامی تذلیل ہر فورم پر مذمت کے لائق ہے. پہلے پروفیسر خاکوانی جو ملتان نشتر میڈیکل یونیورسٹی کی وائس چانسلر تھیں,
को अस्पताल की बद इंतजामी के इल्जाम में सजा दी गई, जबकि बतौर वाइस चांसलर उनकी जिम्मेदारी अस्पताल का इंतजाम संभालना नहीं था। अब उन्होंने प्रोफेसर फैसल मसूद को जरूरी दवाओं की अदम फराहमी पर जलील किया और उनकी बरतरफी का हुक्म दे दिया। ये दवाएं इसलिए दस्तयाब नहीं थीं क्योंकि हुकूमत ने 3.8 अरब रुपए के वाजिबात अदा नहीं किए थे, जिसकी निशानदही प्रोफेसर ने मुतअद्दिद बार सेक्रेटरी और वजारत सेहत को की थी। सप्लाइड्स बकायाजात की अदम अदायगी के बायस अस्पताल को दवाएं फराहम करने से इनकार कर रहे थे। प्रोफेसर फैसल ने 12 फरवरी 2025 को अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। मोहतरमा, जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा था, आपको दुरुस्त तरीके से ब्रीफ नहीं किया गया। ब्यूरोक्रेट्स का एक मजमुआ है और इसी वजह से महकमा सेहत में मुसलसल संगीन गलतियां हो रही हैं। पंजाब के तमाम तदरीसी अस्पतालों में दवाएं दस्तयाब नहीं हैं क्योंकि बिलों की अदम अदायगी हुई है, खासतौर पर लाहौर में, जबकि आप अपनी कामयाबियों का 60 सफ़हात पर मुश्तमिल ज़मीमा शाये करने में मसरूफ हैं। ये जेल में बैठकर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का खत है और मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो ग्राउंड पर हैं उन्हें या तो मालूम नहीं है या मालूम होने के बावजूद उन्होंने डॉक्टर फैसल को निशाना बना दिया ताकि कुछ छुपाया जा सके। ये हमने मरियम नवाज शरीफ साहिबा का कारनामा देखा और द गाय नीड्स टू बी फायर्ड उसके बाद वायरल हो रहा है। अजीबो गरीब दावे मरियम नवाज शरीफ साहिबा की टीम की जानिब से सामने आ रहे हैं कि नहीं, सब चीज़ें ठीक हैं, प्रोफेसर साहब को जो फायर किया गया था मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से वो ठीक किया गया था। ये हमें दावे करने वाले नजर आ रहे हैं। दुनिया में कहीं इस तरह के रवैये बर्दाश्त नहीं किए जाते जिस तरह के रवैयों का मुजाहिरा ये लोग कर रहे हैं। आखिरी चीज, हमारे यहाँ जो कुछ हो रहा है इसमें सबसे ज्यादा ब्लेम स्टैब्लिशमेंट पर आ रहा है और आएगा। जब तमाम चीजें वहां से हो रही हैं तो ऐसा ही होगा और इस स्टैब्लिशमेंट को एक बार फिर बार बार ये बताया जा रहा है कि सूरत हाल बलूचिस्तान में क्या है, हालात खैबर पख्तूनख्वा में क्या है, कराची में इस वक्त सूरत हाल क्या है। अब उमर अयूब साहब ने यह कहा है कि बलूचिस्तान के इस वक्त 8 अजला ऐसे हैं जिनमें सिक्योरिटी फोर्सेस की आमदरफ्त बंद हो चुकी है। कोयटा में पिछले 3 दिन से सिक्योरिटी लॉकडाउन चल रहा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कई दफ़ा एस्टैब्लिशमेंट के करीब करार दिए जाते हैं, वो ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में एक आग लगी हुई है और खुदा ना खास्ता बलूचिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में सानिहा हो सकता है। इन हालात में सवाल ये उठाया जा रहा है कि जो जिम्मेदारियां हैं, जो करने के काम हैं, उनके बजाय तवज्जो कहीं और नजर आ रही है और इसी वजह से मसाइल ना सिर्फ ये कि पैदा हुए बल्कि आप फलते फूलते जा रहे हैं। मसाइल तनावर दरख्त बन चुके हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।